So today we'll be starting electromagnetic waves. ओके तो देखना यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्चुअली ये चैप्टर का अगर तुम थ्योरी में जाओगे तो बहुत छोटा थ्योरी है शायद ये चैप्टर का, ठीक है, एनसीईआरटी में भी और जेई में भी। लेकिन इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग का थ्योरी है ना, यानी कि मैं इस चीज़ का बात कर रहा मैक्सवेल्स। अभी तो तुम मतलब हम लोग का मैक्सवेल का 4 इक्वेशंस नहीं है जो कर्ल और डाइवर्जेंस यूज करके लिखा जाता है। ओके प्रेजेंटली हम लोग का जो इक्वेशंस है, मतलब प्रेजेंटली हम लोग जो पढ़ेंगे वो है कि मैक्सवेल का क्या ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, पहला। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है कि मैक्सवेल्स एडिटिंग बोल सकते हो, आजकल के भाषा में एडिटिंग बहुत पॉपुलर हो गया है। यहाँ पे मैक्सवेल्स करेक्शन इन एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर सर्किटल लॉ ला ओके सॉरी लॉ तो देखना, तो पहले तो ऑब्जर्वेशन स्टडी करते कि ऑब्जर्वेशन था क्या। तो जैसे तुम लोग पढ़े होगे कि एम्पेयर ने एक लॉ दिया था, एम्पेयर ने एक लॉ दिया था। क्या लॉ दिया था कि इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। ओके, इसको अगर मैं भाषा में बोलूँ तो इसको क्या कहा जाता है, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस चिन्ह का मतलब क्या है, अंडा नहीं, ऑफ लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप। ओके, अंडा नहीं बोलते इसको, क्लोज लूप बोलते हैं। सो क्लोज इंटीग्रल ऑफ या फिर अंडा इंटीग्रल ऑफ अंडा इंटीग्रल, ओके, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। सो एम्पेयर्स लॉ हो गया ये वाला। अब मैं ये क्यों बताया, क्योंकि अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी पर बेस्ड है। तो ज़रा एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि एम्पेयर या मैक्सवेल कैपेसिटर उठा के लाए कहीं से, ठीक है, ओके। और फिर बताया कि यार इधर मैं एक नीडल लगाता हूँ, मैग्नेटिक नीडल, इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो अपने को क्या पता है, हम लोग उसका ऑब्जर्वेशन भूल जाते हैं। अपने को क्या पता है एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इधर से क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है, ओके, इधर से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये वाला को देखो, तो ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए, है ना, ये डिफ्लेक्ट होना चाहिए, और ऐसा हुआ भी, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। सिमिलरली इधर आ जाओ, तो इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो इसको अफेक्ट करेगा, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आ जाए तो आया। अब चलो इधर आते, इधर आते मतलब क्या, ये किधर है पता, इसको मैं अगर तुम्हें अच्छा से दिखाऊं तो ये एक्चुअली ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक नीडल रखा गया है। हम लोग देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर के बीच में कुछ इफेक्ट आ रहा है क्या। ओके, तो सिंपली सोचो एम्पियर्स लॉ से क्या होना चाहिए, बी डॉट डी एल इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो आई का वैल्यू इधर अंदर क्या होता है, जीरो, क्योंकि कैपेसिटर में करंट इधर से इधर फ्लो नहीं करेगा, इधर कुछ है ही नहीं, मीडियम में वैक्यूम है, तो ये म्यू नॉट इंटू जीरो। तो ऑब्वियसली बी इक्वल टू जीरो आना चाहिए, मतलब डिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिए। तो क्लियर है क्या होना चाहिए, वाला डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो गया। अब क्या करोगे, तो उधर पूरा एकदम हंगामा मच गया तब के ज़माने में। तो मैक्सवेल सब एकदम परेशान हो गए। तो कुछ सॉल्यूशन चाहिए कि क्या हुआ रहे, इधर हो क्या रहा है यार, करंट नहीं है, डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मैग्नेटिज्म एक ऐसा टाइप का प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, तो तब मैक्सवेल एक थियरी प्रपोज करके लाए, और मैक्सवेल के थियरी को फाइनमैन बोलते हैं, रिचर्ड फाइनमैन, कि दो सपोर्ट था, इसलिए उनको निकालना थोड़ा आसान हो गया। कौन कौन सा सपोर्ट, एम्पेयर लॉ का सपोर्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैराडेज लॉ का सपोर्ट। इन दो का सपोर्ट को लेके उन्होंने आगे बढ़ा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली तुम अगर ओरिजिनेशन देखोगे गॉस लॉ का, तो गॉस लॉ एकदम बेसिक से उठा, कि बेसिक को पढ़ते पढ़ते वो इस लॉ पे पहुंचा। सिमिलरली फैराडे भी वैसे ही टाइप का, लेकिन
मैक्सवेल क्या किए, इन दोनों का लॉ को स्टडी किए डेप्थ में, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हेल्प चाहिए, तो इन दोनों का लॉ को स्टडी किया और इन दोनों का लॉ का बेसिस लेके अपना लॉ प्रपोज किए। अब लॉ क्या है, चलो देखते हैं। लॉ पढ़ने से पहले जरा फैराडेस लॉ को पढ़ते हैं। ओके, फैराडेस लॉ क्या कहते हैं? फैराडे बोले थे कि अगर अगर एक लूप है या फिर करंट कैरिंग कुछ भी है, करंट कैरिंग जिसमें करंट कैरी हो सकता है, ओके, और उसी में किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो उससे पास हो रहा है उसमें चेंज आया, ओके, ऐसा नहीं बनाते हैं। मान लो ये है अपना कंडक्टर, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये डी बी बाई डी टी नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वक्त के साथ ये जो बी है ये सेम नहीं रहा, ये बदल रहा है। तो मैक्सवेल का, फैराडे का क्या कहना था? फैराडे बोले कि अगर ऐसा कुछ कांड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, ओके, सॉरी गाइस, कैमरा प्रॉब्लम, ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए, अब बताओ सिंपल लैंग्वेज बताओ, ठीक है, कुछ याद लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है तो वर्ल्ड हमेशा क्या करता है, उसमें कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको अपोज करने की कोशिश करता है। तो मान लो ये क्रॉस जो है ये वक्त के साथ क्रॉस और बढ़ रहा है, तो इसको कैसे घटा सकते हैं? और डॉट बढ़ा के, है ना, ऑब्वियस चीज़ है, और डॉट बढ़ा के घटा सकते हैं। अब डॉट बताओ कैसे बनेगा? अगर करंट का डायरेक्शन के साथ बनता है, अगर करंट अपवर्ड है, मतलब अगर करंट निकल रहा है प्लेन से मेरा उंगली की तरफ अगर निकल रहा है तो बी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, ओके, क्या बोल रहा हूँ यार, सॉरी, अगर बी का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है, मतलब इस प्लेन से निकल रहा है तो करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए लूप में, ठीक है। सेम चीज इधर देखो, तो मेरे को डॉट चाहिए ना, डॉट चाहिए तभी जाके वो क्रॉस को नलीफाई करेगा। तो डॉट बनाने के लिए मुझे करंट का डायरेक्शन इस तरफ चाहिए, तो करंट आ गया मेरा इधर। तो ये था फैराडे का लॉ। तो फैराडे का लॉ को अब थोड़ा समझो, क्या बोले फैराडे कि अगर फैराडे का स्टेटमेंट E इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है तो उसके चलते कुछ चेंज जरूर आएगा करंट पे। अब करंट पे चेंज होने का मतलब क्या है? चार्ज मूव करेगा। चार्ज मूव होने का मतलब क्या है? फील्ड अपियर हुआ, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड अपियर हुआ। फील्ड अपियर होने का मतलब क्या है? कि फील्ड क्रिएट हुआ। फील्ड अपियर और फील्ड क्रिएट होगा मतलब अलग अलग है। फील्ड अपियर होगा मतलब क्या, कि ये जो चार्ज मूव कर रहा है वो कोई फील्ड के चलते जरूर हो रहा है। चार्ज तो ऐसे नहीं मूव कर सकता ना, ओके, चार्ज ऐसे क्यों नहीं मूव कर सकता मैं बोला, क्योंकि अगर मान लो सिंपली सोचो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें तुम एक चार्ज बैठा दो, ठीक है, क्यों ये मूव करेगा? कभी कभी नहीं करेगा, ये ऑब्वियस है। फील्ड अपियर किया, ओके, मतलब चार्ज मूव किया, तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर चार्ज मूव होता है तो फील्ड का अपीयरेंस होता है, और अगर फील्ड का अपीयरेंस होता है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। तो इट वॉज ए सिंपल लॉ। सिंपल लॉ क्या था कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना, इससे मैक्सवेल क्या ड्रॉ किया। मैक्सवेल बोले अच्छा क्या इसको हम लोग सिमेट्री से यूज कर सकते हैं, मतलब वो बस बोले क्या सिमेट्री से यूज कर सकते हैं, अगर करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग, ओके। उन्होंने बोला कि अगर करते हैं तो क्या होगा, तो ठीक है चलो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यही मैकेनिज्म को चीज को यूज करेंगे उल्टा करके। उल्टा करके मतलब क्या ये कभी ऐसा हो सकता है कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या बोला, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। इज इट पॉसिबल? नहीं पता हम लोगों को, इज इट पॉसिबल कि नहीं पता, ठीक है। तो मैक्सवेल को भी नहीं पता, तो मैक्सवेल बोले इज इट पॉसिबल, वी डोंट नो, लेट्स एज्यूम इट, ठीक है, चलो एज्यूम कर लेते हैं कि ये हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर नहीं हो रहा होगा तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो गलत प्रूफ हो जाएगा, अगर हो रहा होगा तो रिजल्ट आएगा जो वो सही प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये था उनका थ्योरी।
यानी कि अब जो कैपेसिटर वाला एक्सपेरिमेंट में है उसमें आ जाओ। कैपेसिटर ऐसा था, अब एक कैपेसिटर में क्या होता है, स्लोली इधर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मान लो ऐसा करके लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से, ओके। तो इधर स्लोली पॉजिटिव चार्ज ग्रो करता है, उधर नेगेटिव चार्ज ग्रो करता है, isn't it? Yes. So just see it. Okay, so तो व्हाट आई एम सेइंग कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्लोली चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उधर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और मैक्सवेल क्या माने कि अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या मानेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ओके। तो अब देखना, ठीक, अब देखना कि इसके चलते उन्होंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और हम लोगों ने एम्पियर्स लॉ से क्या पढ़ा, अब एम्पियर लॉ को लाते हैं, ओके। इससे हम लोग को क्या पता चला, ये वाला, ये याद रखना। अब एम्पियर लॉ को लाते हैं। एम्पियर लॉ क्या बोला कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल मस्ट इक्वल म्यू नॉट आई। यानी कि अगर एक करंट आई है, ओके, मैं जैसे आगे बता चुका हूं, अगर एक करंट आई है तो उसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट होगा। मतलब अगर एक ऐसा वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड जरूर क्रिएट होगा। वो कैसे क्रिएट होगा, ऐसा करके एरिया, ऐसा करके तुम एक एम्पेरियन सरफेस मानो, ओके। इस सरफेस का लाइन इंटीग्रल, नॉट एरिया इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल वुड बी इक्वल टू, जैसे हम लोग बैठा सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। लाइन इंटीग्रल मतलब बी डॉट ए, बी डॉट डीएल का इंटीग्रल एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये तुम डिवाइड कर दोगे तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, इस केस में 2 पाई आर हो जाएगा। तो इज इट, तो ये तो पता है। तो उनका कहना था कि अगर एक आई है तो उसके चलते बी होगा क्रिएट। अब देखना मैक्सवेल क्या बोला, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आ रहा है तो उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, हाँ। तो ये एम्पियर क्या बोले, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा उसका मतलब, डायरेक्ट मतलब है कि एक आई जरूर है, एक आई जरूर है, ओके। तो मैक्सवेल बोले कि हम एम्पियर को रेस्पेक्ट करते हुए कहते हैं कि आई जरूर है इस जोन पे। क्यों? क्योंकि इस जोन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके चलते मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड आने का मतलब एम्पियर बोले थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो ये मतलब जरूर मान लेना कि उधर कोई ना कोई तो करंट है। तो हम लोग मान लिए करंट है, उसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके। अंडरस्टैंड द वर्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। Why is it say displacement current? It is say displacement current because जो चार्ज इधर है ना, इसको ऐसा माना जाता है, ठीक है। हम बाद में स्टडी करेंगे और डेप्थ में कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है एक्चुअली। तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोला जाता है, सुनो। क्योंकि ये चार्ज जो है उसको कैपेसिटर का एक पार्ट से दूसरा पार्ट में डिस्प्लेस करता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है, और कुछ नहीं, ओके। तो ये बेसिक चीज दिमाग में रखना, हाँ। तो उन्होंने बोला एक आई जरूर है, तो ये आई है आई डी, ओके। अब चलो इसके टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं कि क्या बोले मैंने अभी तक। तो अभी तक जो मैं बोला उसको मैं अगर कंक्लूड करूं, ओके, तो मैं सिंपली बोला कि अगर आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर है, ओके, तो कैपेसिटर में आप लोग को पता ही है कि स्लोली इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर बढ़ता है या घटता है, कुछ भी होता है, ठीक है। चार्जिंग या डिस्चार्जिंग हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है सिंपली। तो अपने को क्या पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है, ओके। अब फैराडे क्या बोल कर गए थे, फैराडे बोल कर गए थे अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। मैक्सवेल बोले चलो इसको उल्टा कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ओके। अब देखना, तो इस जोन पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो जरूर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बी, ओके। अब देखना एम्पियर बोल कर गए कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है बी तो उसके, तो वो जरूर कोई करंट के चलते ही हो रहा है, वो अकेले पे नहीं हो सकता, ओके। वो जरूर एक करंट के चलते होता है। तो मैक्सवेल बोला ठीक है, तो एक करंट मान लेते हैं आई डी, उसको नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट,
अब देखो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व। ये अगर डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसा है तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रिएट होगा, ठीक है, इधर क्रिएट होगा, जो इधर का जो ये है मतलब मैग्नेटिक नीडल है उसको डिफ्लेक्ट करवाता है। सिंपली खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आए कि ये इसका मैग्नीट्यूड को कैसे बता सकते हैं, आईडी क्या है। ये तो बस थियोरी हुआ कि थियोरी हुआ, बस सिर्फ थियोरी हुआ ये ना। तो सबसे बड़ा बात कि अब है क्या ये चीज, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो कैसे पता लगाए। तो उसको पता लगाने का टेक्निक है, देखो आईडी इक्वल टू, उन्होंने कहा ये क्रिएट किस लिए हो रहा है, ठीक है, इसको काटो, आईडी आईडी प्रोपोर्शनल टू क्रिएट किस लिए हो रहा है, किसका चेंज के चलते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज के चलते ऑब्वियसली। तो डी फाई ई बाई डी टी चुपचाप बैठा दो। अब देखिए, ठीक है, डी फाई ई बाई डी टी का डायमेंशन तुम निकालो, ओके, उसका डायमेंशन को उन्होंने मैच करके एप्सिलॉन बैठाया, ठीक है। ये एक्चुअल डायमेंशन फॉर्मूला है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एप्सिलॉन को डायमेंशनली उन्होंने पुट किया, कोई और रीजन नहीं था। सबको आके तुम्हें प्रूफ देंगे, बहुत सारे यूट्यूब में भी और बहुत सारा जगह मैं देखा हूँ कि सब प्रूफ दिया जाता है कि इसका अंदर से लेके आता है, नहीं प्रूफ नहीं, वो दूसरा चीज़ है, वो मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि आईडी इक्वल टू ये हुआ। अब इससे एक बहुत अच्छा चीज सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हुआ, एम्पियर का लॉ करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ, देखना, एम्पियर लॉ क्या देकर गए थे कि अगर तुम बी डॉट डी एल को इंटीग्रेट करते हो तो म्यू नॉट आई आता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि कैपेसिटर के अंदर तो कोई करंट नहीं है, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स दिख रहा है। मतलब मैक्सवेल को लगा जरूर इस टर्म में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, ओके। तो कुछ ना कुछ को मिसिंग को मैं लिख देता हूँ सम बीटा, ओके, मिसिंग, ये क्या है, मिसिंग। तो उन्होंने कहा इधर जरूर कुछ और रहेगा, तो वो और निकला है आईडी, ओके। तो ये जो आई था ये अभी ट्रांसफॉर्म हो गया आईसी प्लस आईडी में। आईसी क्या है, आईसी है कॉन्डक्शन करंट, ओके, कॉन्डक्शन। तो देखना आईसी प्लस आईडी, ओके, ये हो गया म्यू नॉट इंटू आईसी, तो अपना आई है जो करंट फ्लो कर रहा है वायर से, ओके, जो वायर से आ रहा है आई, और आईडी क्या है, आईडी का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ओके। तो ये हो गया फाइनल एक्सप्रेशन अपना। कौन सा फाइनल एक्सप्रेशन, एम्पियर लॉ का करेक्टेड वर्जन, ओके, करेक्टेड वर्जन ऑफ एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ का करेक्टेड वर्जन, ओके। अब उनको एक चीज प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था वो देखो, ठीक है। ये जो केस है ना, ये जो केस है, यहां से आई सी फ्लो कर रहा है और यहां से आईडी, फिर यहां से आई सी। तो उनका कहना था कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि आई सी आया इधर कुछ और हो गया फिर आई सी गया, करंट तो कंटिन्यूस होना है, नहीं तो ये आई सी कहां से आएगा, है ना, ये आई सी कहां से आएगा, ये करंट को तो कंटिन्यूस होना ही पड़ेगा। तो कंटिन्यूस होने के लिए स्टेटमेंट नहीं है कि कंटिन्यूटी जरूरी है, विदाउट कंटिन्यूटी हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। करंट कंटिन्यूस है क्योंकि करंट कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है और डिसकंटिन्यूस तो पर वैसा हो भी नहीं सकता। करंट का ग्राफ कभी ऐसा देखा है आपने कि ऐसा गया इधर छूट गया, ऐसा गया इधर छूट गया, इधर गया ऐसा छूट गया, ऐसा नहीं होता। करंट इज ए कॉन्टिन्यूस क्वांटिटी। तो इधर से कंटिन्यूटी को फॉलो अप करने के लिए उन्होंने लिखा, तब फिर तो आईसी मस्ट इक्वल आईडी होना है, ये तो फिर जरूरी हो गया। तो हम चलो देखते हैं ये प्रूफ हो सकता है कि नहीं, ओके। तो देखना आईडी को उन्होंने क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। एक्चुअली हम लोग इसको क्यों प्रूफ करने वाले हैं, देखो एक पहलू प्रूफ हो गया कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, अब दूसरा पहलू ये प्रूफ करने वाले हैं कि इधर क्या कॉन्टिन्यूटी, इस फॉर्मूला को अगर दिमाग में रखते हैं तो इधर क्या कॉन्टिन्यूटी वाला आइडिया फॉलो अप हो रहा है। अगर फॉलो अप हो रहा है तो जरूर मैक्सवेल जो आइडिया दिए है, प्रपोज किया है, वो 100% ट्रू है, सही है उसका एजम्पशन। जो एजम्पशन आगे बोले हैं कि मैग्नेटिक, जैसे फैराडे का लॉ दिया है कि बी में चेंज आने पे ई क्रिएट होता है, वो क्या एज्यूम किया कि ई में चेंज आने पे क्या बी क्रिएट हो सकता है, तो ये वाला एजम्पशन पूरा करेक्ट हो जाएगा अगर ये सेटिस्फाई करके। तो चलो लास्ट पहलू देखते हैं कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, व्हाट इज डी फाई, डी बाई
डी टी ऑफ ई इंटू ए। ओके, अब ई क्या है देखो, इसके बीच का ई मुझे देखना है। ओके, तो एक साफ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ओके, इधर का ई क्या होगा, इधर तो प्लस चार्ज आया है और इधर माइनस चार्ज, तो ये प्लस चार्ज के चलते इधर धक्का देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर रहा हूँ, इधर डायरेक्शन होगा, इस नेगेटिव चार्ज के चलते भी इधर होगा, इस प्लस चार्ज के चलते इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ओवर हियर। और कैपेसिटर में पता होगा दोनों सरफेस पर सेम चार्ज डेंसिटी होता है, तो E2 हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सेम थिंग। तो व्हाट इज द नेट E, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 वेक्टर का सम। So what is this? Sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. What is this? It is sigma by epsilon naught simply. Just put this sigma by epsilon naught over here. So it becomes epsilon naught into d by dt of sigma by epsilon naught into a. Epsilon naught is a constant, तो ये बाहर आ सकता है, तो epsilon naught by epsilon naught d by dt. What is sigma? Sigma is charge per unit area, so we can write Q per unit area. Area cancel, Q not cancel, epsilon, so it becomes dq by dt. What is dq by dt? Obviously I. ठीक है, अब कौन सा I ये देखना है, क्योंकि मुझे प्रूव I नहीं करना है, मुझे प्रूव IC करना है। ओके, तो dq by dt आया I, dq by dt I मतलब क्या, कि dq by dt क्या होता है, चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, so rate of change of charge is current, that is I. सो इज इट इक्वल टू कंडक्शन करंट, ऑब्वियसली। क्यों, ये क्यू क्या है, ये क्यू है, इधर कितना क्यू डिपॉजिट पड़ रहा है, इधर कितना क्यू डिपॉजिट पड़ रहा है, इधर क्यू डिपॉजिट करने का जिम्मेदारी किसका है, ओके, इधर इस सरफेस पे क्यू डिपॉजिट करने का जिम्मेदारी किसका है, ऑब्वियसली आईसी का। ओके, ऑब्वियसली आईसी का। सो इस पे डिपेंड करने का, तो आईसी क्या आ गया मेरा, इसके ऊपर जितना चार्ज डेंसिटी बन रहा है, तो आईसी मेरा आ गया डी क्यू बाई डी टी। इधर इसके और क्यू क्या है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इंस्टेंटेनियस। ओके, सो इट इक्वल्स टू आईसी, दिस वन बिकम्स आईसी। तो एक बहुत बड़ा चीज प्रूव हो गया कि आईसी इक्वल टू आईडी भी ट्रू है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो अब हम मैक्सवेल ने माना था एग्जैक्टली 100% सही है। ओके, तो इट्स करेक्टेड वर्जन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस इप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और ये दूसरा आई सी मस्ट इक्वल टू आई डी। ओके, और ये तो खत्म हो गया मैक्सवेल करेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, वो क्या असली में करंट होता भी है या बस धोखा है। ओके, सो मीट यू इन लेक्चर, थैंक यू।